हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हम आज पार्ट 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का देखने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट्स में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन्स मॉडल और रदरफोर्ड्स मॉडल, जो कि उसका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, वो कंप्लीट कर लिया है उसके ड्रॉबैक्स के साथ। और उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसका सोल्यूशन, जो कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है, वो आज के लेक्चर में हम डील करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन टू 12th क्लास, एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 3 कंप्लीट चैप्टर रिविजन। सबसे पहला टॉपिक जो आज का है दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जो नील्स बोहर ने जो मॉडल तैयार किया था, वो एक तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स को सही करने के लिए किया था। रदरफोर्ड के मॉडल से जो चीजें हमें मिली थी वो तो मिली गई थी कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। अब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो था, जो बोहर ने मॉडल दिया था, वो किसका सोल्यूशन था? रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक का। सो चलिए थोड़ा सा टेक्स्ट देखते हैं। नील्स बोर, अ डैनिश फिजिसिस्ट, इन 1913 प्रपोज्ड अ न्यू मॉडल ऑफ एटम। इन्हें 1913 में नया मॉडल ऑफ एटम दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस मॉडल ऑफ एटम वाज दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट। ये है वो मेन पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। जिस तरीके से प्लैनेट्स घूमते हैं सन के चारों तरफ, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में एटम के चारों तरफ घूम रहे हैं विदाउट लूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये जो स्टेटमेंट है, एक तरीके से इसने रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक को खत्म कर दिया। और वो क्या था कि एनर्जी लूज नहीं हो रही है जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल ऑफ एटम, कि भाई इस एटम के मॉडल के मेन पॉइंट्स या मेन पोस्टुलेट्स क्या थे। सो चलिए देखते हैं। An atom consists of a small, heavy, positively charged nucleus in the center, and the electrons revolve around it in circular parts called orbits. तो यहां पे क्या किया गया कि ऑर्बिट्स का भी, सर्कुलर पार्ट्स जो ऑर्बिट्स हैं उनका भी मेंशन यहां पे इस मॉडल में बोहर ने किया है। तो बोहर ने क्या बोला कि बीच में न्यूक्लियस सेंटर में है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, इन अ पर्टिकुलर एटम द ऑर्बिट्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व are the discrete orbits having fixed radii and energy। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये जो ऑर्बिट्स है इनका रेडिया, मतलब रेडियस भी फिक्स्ड है और इनकी जो एनर्जी है वो भी फिक्स्ड है। इसका मतलब ये कि जो ये सबसे पहला ऑर्बिट है इसका रेडियस फिक्स्ड है, फिर ये इसके बाद जो ये दूसरा ऑर्बिट है इसका भी रेडियस फिक्स्ड है, ऐसे ही फिर बाहर एक और कोई तीसरा ऑर्बिट होगा जिसका रेडियस फिक्स्ड होगा। ओके, और हर एक ऑर्बिट की अपनी खुद की एक एनर्जी है। सो दे हैव फिक्स्ड रेडियाई एंड एनर्जी। ठीक है, दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स। अब ये खास चीज यहां पे मेंशन हुई है कि जो ऑर्बिट्स हैं उनको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं या फिर शेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, the term shell is used to indicate that atom is 3-dimensional, that is it is not like a plate but it is like a ball। अब अगर किसी को दिमाग में यह आ रहा हो कि एक प्लेट की तरह एटम इस तरीके का होता है, तो नहीं, एटम जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर है, एक बॉल जैसा है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो एटम एक 3D मॉडल है, एक 3D स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में या फिक्स्ड शेल्स में। ओके, नेक्स्ट। अब सबसे पहले अगर हम टेक्स्ट ना देखें, सिर्फ डायग्राम देखें, तो उससे काफी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये जो पहला शेल है उसे K बोला हुआ है, जो दूसरा शेल है उसे L बोला है, तीसरे को M बोला है और लास्ट वाले को N बोला हुआ है। तो ये कुछ शेल्स हैं जिन्हें उन्हें स्पेसिफिकली K, L, M, N नाम दे दिए हैं।
ओके अब आप यहां देखो E1, E2, E3 और E4 ये अलग अलग एनर्जीज हैं हर ऑर्बिट की। तो जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी E1 है, जो दूसरा ऑर्बिट है उसकी E2 है, ऐसी तीसरे ऑर्बिट की E3 है और चौथे ऑर्बिट की E4 है। तो उनने हर एक ऑर्बिट की जो स्पेसिफिक एनर्जी है उसे भी E1, E2, E3 एंड सो ऑन नंबर दे दिया है। ओके सो देखिए एज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स इज फिक्स्ड, ये हमने पढ़ लिया है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स, इन्हें स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं कि मतलब इनकी स्टेशनरी या फिक्स्ड एनर्जी है। ओके दीज आर नंबर्ड एज 1 2 3 4, जैसा कि अभी हमने यहां देखा कि ऑर्बिट्स को क्या किया गया है, नंबर दिया गया है 1 2 3 4। ओके देन नेक्स्ट, as we move outwards from the nucleus or they are represented by the letters KLMN. So जैसे जैसे आप न्यूक्लियस की तरफ से बाहर की तरफ जाते हो तो 1 2 3 4 बोला जाता है या फिर KLMN उन्हें नाम दिया जाता है। ओके as shown in the figure, ये हमने देख लिया। फिर the energy of these shells increases as we move outwards from the nucleus. जिस तरीके से हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आते हैं इन शेल्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब ये कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहां पे देखिए मेंशन्ड भी है कि जो E1 है उसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें E2 की थोड़ी ज्यादा है, फिर E3 की और ज्यादा है, E4 की और ज्यादा। इसका मतलब जो भी शेल न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसकी एनर्जी कम होगी और जो शेल न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सो ऑन मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ एन एटम द नंबर ऑफ शेल्स गोज लाइक 1 2 3 4 एंड जो अल्फाबेट के उनको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं वो KLMN और एनर्जीज E1, E2, E3, E4, E1 की सबसे कम, फिर E2, फिर E3 और E4 की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। वो इस तरीके से एनर्जीज को बांटा हुआ है बोहर के मॉडल में। ओके नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहां पे टेक्स्ट दिया हुआ है, ये थ्योरेटिकल टेक्स्ट है क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बोहर के मॉडल का। सो चलिए देखते हैं। हाउएवर द गैप्स बिटवीन द सक्सेसिव एनर्जी शेल्स डिक्रीजेस एज वी मूव आउटवर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं। इनका कहना है कि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे जो दो शेल्स के बीच का गैप है ना वो कम होता जाता है। इसका मतलब अभी ये गैप है, फिर अब ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अब आप यहां देख पा रहे हो कि जैसे आप बाहर जाते जा रहे हो दो शेल्स के बीच का गैप जो है वो कम होता जा रहा है। इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है। ये अंदर जो है ये तो न्यूक्लियस है। ओके ये अंदर वाला जो पार्ट है रेड ये न्यूक्लियस है। इन दोनों शेल्स के बीच में ज्यादा है, फिर इन दोनों शेल्स के बीच में कम हो गया, फिर बाहर वाले शेल्स के बीच में और कम हो गया। तो जो गैप है वो अंदर से बाहर आते आते धीरे धीरे दो शेल्स के बीच में कम होता जाता है। Okay, so long as an electron is revolving in a particular orbit, it can neither lose or nor gain energy. जब तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है शेल में, जब तक ना वो एनर्जी को दे सकता है ना ले सकता है। Okay, then thus the atom is stable and does not collapse. ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि भाई एटम इसीलिए कोलैप्स नहीं हो रहा, अभी बोहर के मॉडल में बताया था, क्योंकि एनर्जीज जो है वो हर शेल में अलग अलग है और इलेक्ट्रॉन्स उनमें घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करके न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करके न्यूक्लियस में गिर नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अपने ही शेल्स में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रहा है। हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे एनर्जीज का लेना देना करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से जंप करके दूसरे शेल में जाएगा या दूसरे शेल से जंप करके पहले शेल में आएगा। वो सारी चीजें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। The atom is stable and does not collapse. ये पॉइंट क्लियर है। This state of the atom with lowest energy is called ground state of the atom. एक ऐसा एटम जिसके इलेक्ट्रॉन्स में एक्स्ट्रा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, उसने कहीं से अब्सॉर्ब नहीं किया है और उतनी ही एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं शांति से। इस फॉर्म में, इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन, इस स्टेट में हम एटम को बोलते हैं कि एटम अपने ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। एटम इज प्रेजेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। Okay, then energy is lost or gained by an electron only when it jumps from one orbit to another. इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी लेता या देता है जब वो एक ऑर्बिट से कूद के दूसरे ऑर्बिट में जाता है या एक शेल से कूद के दूसरे शेल में जाता है। Okay, the energy gained or lost is equal to the difference of energy of the two energy levels. इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम बात करें कि कितनी एनर्जी ले रहा है या कितनी एनर्जी दे रहा है, तो अब जैसे एक शेल ये है 1, एक शेल ये है 2, तो
तो अगर इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से कूद के दूसरे शेल में जाना है, ठीक है, पहले शेल से कूद के दूसरे शेल में जाना है उसको, तो वो क्या करेगा, उतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा जितनी इनके बीच का डिफरेंस है। मतलब एनर्जी लेवल 1 और एनर्जी लेवल 2 के बीच का जो डिफरेंस है, उतनी ही एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा कि बस वो इस डिफरेंस को जंप करके आगे पहुंच जाए। उसे क्या करना है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, इन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा और एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर जाएगा। अब अगर उसको ऊपर वाले शेल से वापस नीचे आना है, तो वो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है, जितनी एनर्जी है, जितना डिफरेंस है, उतनी ही एनर्जी को रिलीज कर देगा और वापस नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब हर दो ऑर्बिट्स के बीच में जितनी भी एनर्जी का डिफरेंस होता है, उतनी एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में कूद सकता है और उतनी ही एनर्जी लूज करके वो वापस नीचे उसी शेल में आ सकता है। तो ये सब किसका खेल है, एनर्जी का देना या एनर्जी के लेने का। ओके, सो हमने कहां तक पॉइंट को कवर कर लिया है? The energy gained or lost is equal to the difference of energy of the two energy levels involved. Thus, if energy falls on an electron, it absorbs this energy and it will jump to some outer shell. और इलेक्ट्रॉन जंप करके आउटर शेल में चला जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करके अंदर के शेल से बाहर के शेल में चला जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि उस टाइम पे जो एटम है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में है। ओके, सो हमारे पास एटम के दो स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से? एक स्टेट है जब एटम अपने नॉर्मल स्टेट में बैठा हुआ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ओके, उसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब जब एटम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एटम ने, उसके इलेक्ट्रॉन्स ने, एटम के इलेक्ट्रॉन्स ने जब एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, तो वो कूद के अपने बाहर के शेल में चले गए और थोड़ा सा एक्टिवेट हो गए। तो एटम जो है वो थोड़ा सा ऊपर के एनर्जी लेवल पे चला जाता है और उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, कि एक्साइट होके एटम या इलेक्ट्रॉन मेनली एक्साइट होके एक शेल से दूसरे शेल में चला गया। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द एटम इज देन सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट, हमने पढ़ लिया। इन द एक्साइटेड स्टेट द एटम इज नॉट स्टेबल। अब एक्साइटेड स्टेट की प्रॉब्लम यह होती है कि जब कोई भी एटम अपने हायर लेवल के एनर्जी स्टेट में चला गया है, तो फिर वो स्टेबल नहीं रह जाता। वो भाग रहा होता है इधर उधर कि भाई मैं किसी के साथ रिएक्ट कर जाऊं और वापस से नॉर्मल हो जाऊं। तो वो स्टेबल नहीं रह जाता है जब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। ओके, इट लूजेस और emits energy and jumps back to some inner energy level। वो वापस से उतनी एनर्जी को देके और अपने से नीचे वाले लेवल पे आ जाता है और वहां सुकून से बैठता है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये हमारे एटम के दो शेल्स हैं, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी को लिया और एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन ऊपर के शेल में जंप हो गया। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर के शेल में है और उसे वापस नीचे आना है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करके बाहर निकाल देगा और खुद वापस नीचे आ जाएगा। इस तरीके से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन ऊपर और इस तरीके से एनर्जी को देके इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है। ठीक है, देखिए आगे। An electron jumps from inner shell to outer shell by absorbing energy, whereas energy is emitted when an electron jumps from an outer shell to an inner shell। जब ये वही चीज एक्सप्लेन की गई है जो अभी हमने पढ़ा। ओके, एनर्जी दे के अंदर आना और एनर्जी लेके बाहर जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द जंप फ्रॉम इनर शेल टू आउटर शेल, ये हमने देख लिया। एंड जंप फ्रॉम आउटर शेल टू इनर शेल रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आप एक बार इस कंटेक्स्ट में इन डायग्राम्स को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्चुअल में ये वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हमने यहां राइट साइड ऑफ द बोर्ड में किया था। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूजफुलनेस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब
बोहर्स मॉडल जो था वो किस तरीके से यूजफुल था, चलिए वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, एज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रेडिएट एनर्जी while revolving in discrete orbits, therefore it explains the stability of atom। जो सबसे बड़ी चीज बोहर के मॉडल ने एक्सप्लेन करी वो क्या थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। किस तरीके से, उनने सीधा बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है पर एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है, जिसके कारण एटम हमारा स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट, दैट इज इट एक्सप्लेन्स ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। यही मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो बोहर का मॉडल है वो एक्चुअल में आया ही इसीलिए है कि वो रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक को संभाल सके, सुधार सके। ओके, रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। अब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की बारी आ गई है। हमने अभी तक क्या देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बट अब यहां पे न्यूट्रॉन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ ऐसे आइडिया मिलता है कि अगर हम, मैं जनरलाइज्ड वे में पहले बता रहा हूं आपको कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में वी नो दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। इसका एटॉमिक नंबर इज 8। दैट मीन्स इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं और जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं उसके पास। अब जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, बढ़िया। बट ऑक्सीजन का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो तो 16 होता है। अब जब प्रोटॉन 8 है तो मास 16 कैसे हो रहा है? कैसे हमें यह पता चल रहा है कि भाई प्रोटॉन के नंबर के डबल, और जरूरी नहीं है हमेशा डबल, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो प्रोटॉन के नंबर के जस्ट डबल इसका मास है। तो इसका मतलब कि 16 में से 8 तो प्रोटॉन हो गए और बचे हुए 8 कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो चार्ज नहीं दे रहे हैं पर मास में एड ऑन हो रहे हैं। इसका मतलब समझे कि चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव काट पीट के बराबर हो गया। इसका मतलब और जो 8 पार्टिकल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये X लिखा है मैंने कि जो भी ये 8 पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट इनका मास है, और इनका जो मास है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसा हमने अज्यूम किया। ओके, और यहां से आइडिया आना शुरू हुआ कि भाई हां, कुछ तो ऐसा है जो मास तो दे रहा है बट उसमें चार्ज नहीं है। तो इसीलिए न्यूट्रॉन, उसका नाम पड़ा है न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रल, जिसपे ना पॉजिटिव चार्ज हो और ना नेगेटिव चार्ज हो। ओके, सो चलिए अब हम अपना टेक्स्ट देखते हैं। Experiments were carried out to determine the unit of positive charge present on the nuclei of atoms of different elements. Okay, since one unit positive charge corresponds to one proton, therefore the number of units of positive charge on the nucleus of an atom is equal to the number of protons present in the nucleus. ठीक है, इनका कहना यह है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसका पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, मतलब उतने ही प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, बिकॉज प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मिलते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पे होगा दैट वुड एक्चुअली बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम, न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। ओके, वही स्टेटमेंट इन्हें यहां पे बोला हुआ है। दिस नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, और उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो सीधी बात, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम का मतलब होता है जिसपे कोई चार्ज ना हो, क्योंकि अगर चार्ज आ जाएगा तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर आयन बन चुका है। वो चार्ज आना मतलब आयन बन जाना। तो एक न्यूट्रल एटम जो होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है, तो उसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके लिए बोल सकते हैं? एक न्यूट्रल एटम के लिए। बट ज्यादा अच्छी डेफिनेशन के तौर पे हम बोलते हैं कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो बन जाएगा कैटायन। ओके, और अगर हम बात करें कि भाई किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये बन गया है एक एनायन, है ना।
तो इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना तो चलता है, बट प्रोटॉन का आना जाना नहीं होता। प्रोटॉन का नंबर फिक्स्ड होता है, इसलिए हम लोग प्रोटॉन के वो फिक्स्ड नंबर पे ही हम बोलते हैं कि भाई वो एटॉमिक नंबर हो सकता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एक्चुअली एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम या ऑफ एन एलिमेंट, और इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा बराबर होता है। तो एक न्यूट्रल एटम के लिए आप एटॉमिक नंबर उस चीज से भी बता सकती हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस ईच प्रोटॉन हैज 1 यूनिट मास, सब प्रोटॉन्स के कितना मास है भाई? 1 यूनिट मास है हर प्रोटॉन का। हालांकि हमने मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ लिया है, बट उस मास को हमने 1 बोल दिया था ना, कि भैया हमने बोला इतना मास बड़ा बड़ा कौन पड़ेगा, इससे अच्छा उसको 1 यूनिट बोल दो, तो हमने उसको 1 यूनिट बोल दिया है। ऑन द एटॉमिक स्केल देयरफॉर मास ऑफ द एटम वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। ये वही कहानी बता रहे हैं जो अभी हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। ओके, सो कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हाउएवर फॉर एनी एलिमेंट दिस मास वाज फाउंड टू बी लेस देन द एक्चुअल मास ऑफ द एटम। तो हमने ये बोला कि भाई जो एक्चुअल मास है एटम का उससे कम मास क्यों आ रहा है? मेरे हिसाब से तो ऑक्सीजन का मास 8u होना चाहिए क्योंकि उसमें 8 प्रोटॉन है, बट एक्चुअल मास जो ऑक्सीजन का है वो तो 16u है। वही चीज यहां पे उन्होंने लिखी हुई है कि दिस मास वाज फाउंड टू बी लेस देन द एक्चुअल मास ऑफ द एटम। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम इज फाउंड टू हैव 2 प्रोटॉन्स। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस में, हेंस इट्स मास शुड बी 2। हीलियम का मास वैसे 2 होना चाहिए, बट हीलियम का मास एक्चुअल में होता कितना है? हीलियम का मास होता है 4। तो ये डबल डबल आंसर कहां से आ रहे थे? ओके, सो बट एक्चुअली एन एटम ऑफ हीलियम इज फाउंड टू बी नियरली 4 टाइम्स हेवियर देन अ प्रोटॉन। एक हीलियम का जो एटम है वो 4 गुना भारी था एक प्रोटॉन के मास से। तो एक प्रोटॉन का मास होगा 1, और जो हीलियम का मास आ रहा था दैट वाज कमिंग आउट टू बी 4। तो ये भाई 4 गुना क्यों आ रहा है? इसका मतलब उसमें और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। ओके, हेंस इट वाज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। फिर रदरफोर्ड ने इस पे सजेस्ट किया 1920 में कि वहां पे और भी कोई पार्टिकल है, कोई न्यूट्रल पार्टिकल है जो एटम में मिल रहा है, जो मास तो दे रहा है बट चार्ज नहीं दे रहा क्योंकि न्यूट्रल है। ओके, सो न्यूट्रल पार्टिकल्स विथ डेफिनेट मास प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। उसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट है। ये आइडिया रदरफोर्ड ने 1920 में दिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट्स लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब जो ये एक्सपेरिमेंटेशन है वो चैडविक के द्वारा किया गया था, इस वजह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो मतलब नाम दिया जाता है जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, वो चैडविक का दिया जाता है। ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज कंफर्म्ड बाय चैडविक इन 1932। ही bombarded the nuclei of some light elements like beryllium and boron with fast moving alpha particles। उनने क्या किया? बेरिलियम या फिर बोरॉन के एटम्स ले लिए, हल्के एटम्स ले लिए, और उनका बॉम्बार्डमेंट कराया। बॉम्बार्ड मतलब दूर से कहीं बेरिलियम या बोरॉन के एटम्स पे अल्फा पार्टिकल्स को पड़वाया जोर से। सो ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये फास्ट मूव होते हुए आ रहे हैं और बेरिलियम और बोरॉन से जाके टकरा रहे हैं। ठीक है, he found that some neutral particles were ejected from the nucleus। उनने ये देखा कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल बहुत स्पीड में गए और उन्होंने बेरिलियम और बोरॉन के एटम्स को हिट किया तो उनके न्यूक्लियस में से कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकल के बाहर आ गए। ओके, ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स कैरीज नो चार्ज बट हैड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, बट इन पे जो मास था वो प्रोटॉन के मास के बराबर इक्वल टू, रफली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन था। ओके, दिस पार्टिकल वाज नेम्ड एज न्यूट्रॉन, और यहां से न्यूट्रॉन नाम आया क्योंकि वो न्यूट्रल है और वो मास में एड ऑन कर रहा है। Okay, hence neutron may be defined as that subatomic particle or fundamental particle which carries no charge, that is it is neutral particle but has a mass nearly equal to that of proton। तो चार्ज कुछ नहीं है पर मास उसका नियरली इक्वल टू प्रोटॉन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे न्यूट्रॉन का चार्ज हमें पता चल गया कितना है, 0। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, उसका मास 1 है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया था ना, वैसे ही हमने यहां पे न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां उसका चार्ज कितना है, 0। अब हमने देखा था कि प्रोटॉन का चार्ज कितना था, 1, और उसके ऊपर उसका मास भी था 1। तो न्यूट्रॉन को हम लोग लिखते हैं 0 नीचे और 1 ऊपर। तो सबस्क्रिप्ट में 0 और सुपरस्क्रिप्ट में 1 है। यह चीज बताती है कि उसका चार्ज क्या है, और ये ऊपर वाला बताता है मास क्या है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहां पे 0 लिख सकता हूं और यहां 1 लिख सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1 है बट उसका मास नेग्लिजिबल है। तो हम इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट पे 0 और सबस्क्रिप्ट पे 1। और जब जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ाई है पिछले 2 पार्ट्स में, तो वहां पे इस तरीके से कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, वो भी पढ़ाया गया है। एनीवेज यहां पे हमने तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। और अब जो ये पूरी टेबल आने वाली है ना, ये अच्छी खासी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें हर चीज को देखो हमने यहां पे रिप्रेजेंट भी किया गया है। हाँ, इलेक्ट्रॉन में हम यहां पे एक माइनस साइन बिल्कुल लगा सकते हैं, इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, तो क्योंकि प्रोटॉन में कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब प्रोटॉन में कुछ भी नहीं लगा है, मतलब क्या है यहां पे, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन में आप 1 के आगे नेगेटिव लगा सकते हो, यह दिखाने के लिए कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, सो दीज आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये उनके चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1, चार्ज न्यूट्रॉन पे कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो ये उसका एक्चुअल वाला वो चार्ज है। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है, यहां माइनस लगा हुआ है, यहां प्लस लगा हुआ है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो एक्चुअल में हमने इसको 1 बोल दिया है, इस पूरे वैल्यू को हमने 1 बोल दिया। अब प्रोटॉन में कुछ नहीं था तो +1 हो गया, इलेक्ट्रॉन में इस वैल्यू के आगे हमने माइनस लगा दिया बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अब अगर हम मास की बात करें तो मास देख लो आप कितना है, यहां का भी मास देख लो और यहां का भी मास देख लो, ठीक है। सो इसका मास तो इतना कम है कि हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं और हम बोलते हैं कि भाई इसका मास तो 0 ही है, ठीक है। मान लेते हैं, है नहीं। ओके, मास कुछ तो है ना, और बाकी दोनों का मास कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो इनके मासेस को हम 1u और 1u बोल देते हैं। आप देख पा रहे हो यहां पे बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसमें और इसमें। सो अगर हम बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बहुत स्लाइट डिफरेंस है मास का, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह 10⁻⁻27 है। इट्स जस्ट कि जो थर्ड उसकी पोजीशन है डेसिमल के बाद, वहां थोड़ा सा चेंज है। तो इसीलिए हम उनको इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वल मान के इसको भी 1u बोल देते हैं और इसको भी 1u बोल देते हैं, ठीक है। ये उनके सिंबल्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लोकेशन कहां पर है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस मिलता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में घूमता हुआ। वहीं पे हमारे जो बाकी के 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। आगे देखते हैं। ओके, सो एक बार एंड करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियर पार्ट। किसी एटम का न्यूक्लियस, दिस इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर है। तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन है और यहां पे हमारा प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रॉन है न्यूट्रल चार्ज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भाई दिस इज द न्यूक्लियर पार्ट एंड दिस इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो आई होप यहां तक का सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स पे अब आपको अपने वीडियोस को अगर देखने में एक सीक्वेंस में देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब पे, सो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। वैसे तो सबसे पहला सजेशन यही होता है कि यूट्यूब पे आप फिल्टर लगा दें जिसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन हो। जब आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन डालेंगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में वीडियोस डले होते हैं, ठीक है। इफ स्टिल कोई प्रॉब्लम है, यू गो टू www.magnetbrains.com। आप वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ओलंपियाड पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओलंपियाड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी ओलंपियाड चल रहे हैं सबके थंबनेल्स आ जाएंगे। आप वॉच नाउ पे क्लिक करके केमिस्ट्री के वीडियोस यहां पे देख सकते हैं।
ये पूरा कोर्स है, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां कोर्स की डिटेल्स और नीचे चैप्टर्स आपने मिल जाने हैं। ओके, अब जैसे ही आप चैप्टर्स पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा जिसमें सारे वीडियोस एक प्रॉपर सीक्वेंस में डले होंगे। जितनी बार जिस वीडियो को देखना है आप उतनी बार उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरीके से वीडियो होगा। ये YouTube का ही प्लेयर है जो यहां पे ओपन होगा। बस ये बात है कि यहां पे आपको सारी चीजें ये सीक्वेंस में मिल जाएंगी। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स, ये सारी चीजें ओलंपियाड, एनटीएससी, डिफरेंट जितने भी राइटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, एनसीईआरटी है, बेसिकली किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक ये सारी चीजें 100% फ्री में आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और यहां 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन, कोई फीस, कुछ भी नहीं देना, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप में, so that together we can improve the quality of education, and keep watching Magnet Brains for the part 4 of this chapter, Structure of Atom, of the series National Science Olympiad Chemistry. Thank you.